हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, एक बार फिर हम क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। बार बार मैं कहता हूँ, इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए। ये आपकी सफलता की एक संजीवनी बूटी है। ये क्वेश्चन आपकी सफलता के सारे बंद दरवाजे खोलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। आज हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी। एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए पहली बात देखा जाए। ये क्वेश्चन आ चुका है जो बताने जा रहे हैं। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पायरिमिडीन्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये पायरिमिडीन्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अगर चाहे वो डीएनए की नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो, चाहे आरएनए की स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो, हमेशा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 5-3 डायरेक्शन में होता है। 5-3 डायरेक्शन में होता है, कभी भी 3-5 डायरेक्शन में नहीं होता है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। तो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 5-3 डायरेक्शन में होता है। दूसरी बात देखा जाए, चिरगाफ रूल ये कहता है, चिरगाफ रूल केवल यूकैरियोटिक सेल के डीएनए पर लागू होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए पर लागू नहीं होता है। चिरगाफ के अनुसार प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। प्यूरिन की क्वांटिटी पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। यह चिरगाफ का रूल होता है। अगली बात देखा जाए, अगर जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं। याद रखना, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, तो सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? साइंटिस्ट क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। जैसे डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आती है, और एमआरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन में जाती है, मतलब राइबोसोम पर प्रोटीन सेंसाइज कराई जाती है उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसलेशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम पर होती है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट एमआरएनए से अटैच रहती है? तो स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से अटैच रहती है। ये अभी 2022 में नीट में क्वेश्चन आया था, और कई अच्छे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तब उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी बात देखा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था सबसे पहले? तो एक साइंटिस्ट है, ग्रिफ्थ ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में। बैक्टीरिया और माइस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी बात, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का डुप्लीकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन की बात करें, तो सेल साइकिल की एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। एस फेज इंटरफेज की एक फेज है। इंटरफेज में कौन आता है? G1, S और G2, ये इंटरफेज हैं। तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है और डीएनए की क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है। और डाटर डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहती है और एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। जब डाटर डीएनए में एक पेरेंटल और एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, इसी को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन किस मेथड के द्वारा होता है? आपको याद रखना है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। अगर देखा जाए मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होती है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होती है जीन? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन हमेशा यूकैरियोट्स में पाई जाती है। अब प्रश्न आता है मोनोसिस्ट्रॉनिक होता क्या है? जब जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए है, अगर या न्यू सिंथेसाइज जो डीएनए है, कुछ जीन उस पर क्या होती है? एक्टिव होती है और कुछ जीन इनएक्टिव होती है। तो एक्टिव जीन जो होती है उनको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और इनएक्टिव जीन को क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। तो अगर जो सारी जीन एक्टिव नहीं होती है, एक्टिव इनएक्टिव जीन का मिक्सचर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। तब जो mRNA बनता है उसमें एक्टिव जीन और इनएक्टिव जीन भी होंगी, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। इनएक्टिव जीन को इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन को काटकर अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन वाले फिर टुकड़ों को जोड़ा जाता है, तो एक नया डीएनए बन जाता है। सारी जीन जो होंगी वो एक्टिव होंगी उस पर, क्योंकि सारी एक्सॉन होंगी, और तब mRNA का फॉर्मेशन होगा। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है? यह प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती हैं। इसमें सारी जीन एक्टिव होती हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। ज़रूर याद रखना है। तो एक्सॉन क्या होते हैं? एक्टिव जीन्स होती हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इंट्रॉन क्या होता है? इनएक्टिव जीन्स होती हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। दूसरी बात देखा जाए, कौन सा अमीनो एसिड मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है? AUG। AUG जेनेटिक कोड जो है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस किस अमीनो एसिड से स्टार्ट होती है? मेथियोनिन अमीनो एसिड से स्टार्ट होती है। इसीलिए AUG को क्या कहते हैं? इनिशिएटिंग कोडान कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA की कैसी होती है? tRNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होती है। क्लोवर लीफ लाइक होती है। और tRNA की एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है? इन्वर्टेड यल शेप्ड होती है, कैपिटल यल, इन्वर्टेड यल शेप्ड होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। लैकोपेरॉन को किसने डिस्कवर किया था? जैकब और मोनॉट ने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन 2018 में आया था कि लैकोपेरॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो जैकब और मोनॉट ने डिस्कवर किया था। अगर तुमसे पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर किया था, तो एलिक जेफरीज ने डिस्कवर किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हर व्यक्ति को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर एप्लीकेबल नहीं होती है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस पर लागू नहीं होती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ही कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस,
क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है, क्योंकि ये एक जाइगोट से डेवलप होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको ज़रूर रिवाइज करें और इन क्वेश्चंस से आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। अगर जो बगैर समय अपना गंवाएं ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ पर भी टाइम आपका सेव होगा मेन एग्जामिनेशन में, और आप ये सेव टाइम का दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर यूज कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जो हम कोई भी शेड्यूल चेंज करते हैं, कोई भी न्यू चीज़ हम लॉन्च करते हैं, तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आज इतना, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। ओके।